वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन परिस्थितियों में है और हमारा निर्यात भी इतना अच्छा नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, आप वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं और आप निर्यातों की कार्यप्रणाली से परिचित हैं। निर्यात आयात से कम है। आयात और निर्यात के बीच बिल्कुल संतुलन नहीं है। ये कौन से क्षेत्र हैं जिनके विदेशों में कार्यालय हैं? वे अंडर इनवॉइसिंग का सहारा ले रहे हैं और वे अपने लाभ और कमाई का भाग विदेशों में ही रखते हैं और जिनके विदेशों में कार्यालय नहीं है, ओवर इनवॉइसिंग का सहारा लेते हैं और अपने काले धन को बिना कोई कर दिए सफ़ेद धन में बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने निर्यातकों को कर से छूट दे दी है। प्रत्येक सरकारी विभाग में इस बात के मामले हैं कि खाली माल डिब्बे विदेशों में भेजे गए हैं। हवाला कांड के माध्यम से काफ़ी मामलों में काले धन को सफ़ेद धन में बदला गया है। ये कर योग्य स्रोत थे। इन स्रोतों से आपको आयकर और नियमित कर की वसूली हुई होती, लेकिन ये चीज़ें पहले की तरह लगातार जारी है। यदि आप विचार और हिसाब लगा सकते हैं तो कृपया इस बात का हिसाब लगाएं कि विभिन्न मंत्रालयों, निर्यातक घरानों और अन्य संस्थाओं के इस तरह के स्विच प्रबंधन के कारण राजकोष को कितना नुकसान हुआ है। यदि आप इसका पता लगा सकते हैं और उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसे बंद करा सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको संसद सदस्यों को उनके अधिक धनराशि मांगने पर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पैरा। महोदय, न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रश्न पर मुझे आश्चर्य होता है और सच पूछे तो मैं वित्त मंत्री के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि यदि कंपनियाँ अपनी लेखा बहियों में अधिक मूल्यह्रास राशि का प्रावधान करती हैं तो उन्हें कम भुगतान करना होगा। क्या हम चाहते हैं कि और अधिक मूल्यह्रास होना चाहिए? मैं वित्त मंत्री महोदय के तर्क को समझता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें इस देश में बचत और निवेश की भावना जागृत करनी होगी। हमारे स्टॉक बाज़ार में मंदी क्यों है? एक कम आय वाला आदमी इस आशा से निवेश करता है कि उनसे
उसे नियमित आय प्राप्त होगी। पैरा। महोदय, आप घरेलू बचत की भावना नहीं डालते हैं तो कदाचित उद्योगों का विकास बाधित और असफल भी हो सकता है। मैं वित्त मंत्री के तर्क को स्वीकार करता हूं कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अधिक उद्योगों की स्थापना होगी, लेकिन लोग विदेश से इस देश में निवेश करने के लिए क्यों आ रहे हैं? यदि विदेश से लोग इस देश में आकर निवेश करने के इच्छुक हैं तो क्या हमारे पास इस तरह का वातावरण नहीं है कि जहां हमारे लोगों को इस देश में निवेश करने की प्रेरणा मिल सके? यदि ऐसा है तो और अधिक यदि वे कुछ कंपनियों में निवेश करते हैं तो उन्हें इससे कुछ लाभ भी होना चाहिए। इस हालत में यदि उन्हें लाभांश या बोनस के लिए आयकर देना है तो वे कर का भुगतान करेंगे। पैरा। महोदय, इसलिए मेरी राय में निवेश के लिए स्वदेशीय प्रेरणा कम हो रही है। यही कारण है कि घरेलू कंपनियां नुकसान उठा रही है और उन्हें नुकसान होता ही रहेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि को हानि उठानी पड़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में कृषि के विकास और कृषि उत्पादन में कमी आई है। कतिपय राज्यों जैसे पंजाब और अन्य जगहों जहां से हमें केंद्रीय पुल के लिए खाद्यान्न प्राप्त होता है, पहले ही परिपूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। एक तरफ कृषि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आ रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। यदि हम अर्धविकसित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या होगा? हमें केवल वर्तमान के बारे में ही नहीं सोचना है, अपितु हमें भावी पीढ़ियों के लिए भी सोचना है। पैरा। वित्त मंत्रालय का यह दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं आपकी नीतिगत समझ को समझता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि बजट को प्रस्तुत करने से पहले इन सभी क्षेत्रों और पहलुओं पर विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं था। आपने कतिपय नीतियों को जारी रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि उदारीकृत नीति की कुछ सीमाएं हैं। इसे सभी घरेलू क्षेत्रों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे सभी स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं और लघु उद्योगों में शुरू नहीं किया जा सकता है।
इसे आधारभूत ढांचे में शुरू किया जा सकता है। कंप्लीट।